हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट projectile motion 4. Projectile 1, projectile 2 and projectile 3 are completed, but today we will start projectile motion 4. In this projectile we discussed about the trajectory of the projectile and the questions related with the trajectory. इस ट्रेजेक्ट्री से हम लोग कुछ क्वेश्चन रिलेट करेंगे एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल हमें मिलेंगे इस ट्रेजेक्ट्री में उसके शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। अच्छा, उसके बाद एच हाइट से जो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है उसको भी पढ़ना है, और एयर रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बनते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल में एयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैंने एक चीज पिछले लेक्चर में एक बार मैंने ये चीज बोली थी कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द अनदर चैप्टर। ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से किस तरीके से रिलेट करता वो भी बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। चलो, सबसे पहले हमने ट्रेजेक्ट्री ये कहा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड projectile and the path covered by this projectile is called trajectory. ये जो पाथ कवर किया जा रहा है यही हमारा कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, फिर कभी ये कह देता है जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनती, मान लो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बनी, अगर इस टाइप की कोई ट्रेजेक्ट्री बनती है तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही होगा। माने x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हम लोग ये कह सकते हैं जो बाउल बनेगा, जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनता है। अगर मान लो कभी ये पॉजिटिव हुआ तो इसका कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी सीधा बाउल। नेगेटिव है तो सॉरी उल्टा बाउल, और पॉजिटिव है तो सीधा बाउल। फिर कह सकता है क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? बिल्कुल हो सकता है, कारण ये अगर इस तरीके से नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्टाइल हमेशा अंडर ग्रेविटी होगा, और इस टाइप का यानी पॉजिटिव इक्वेशन में आ गया तो प्रोजेक्टाइल तो होगा लेकिन वो अंडर ग्रेविटी नहीं होगा, किसी जेड द्वारा किसी एक्स्ट्रा फोर्स जो एक्सीलेशन लगाया गया वो जो ऊपर की तरफ लगाया जाएगा उसकी वजह से ये शेप बनेगा, लेकिन अंडर ग्रेविटी अब लोगों को हमेशा ऐसा मिलेगा। बात क्लियर? तो ये बात y माइनस कॉफिशिएंट होना चाहिए जिससे कि अंडर ग्रेविटी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा हो। ठीक, उसके बाद आगे इसमें क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उसने दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन को हम लोगों को गिवन होगा और इसमें हमको सारी चीजें बतानी, माने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बताइए। माने केवल इक्वेशन दिया और प्रोजेक्टाइल की उसने सारी चीजें पूछ ली, देन अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, इसका मेथड क्या है वो सारी चीजें हम लोगों को पता चलेंगी। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मैंने ये बनाई थी, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया तो ये बनी, और ये इक्वेशन कंपटीशन में ज्यादातर नीट और जेई में इसका यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन हमारी ये बनी थी, अगर हमको एक्स वाई और यू गिवन हो तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है, ये टेन थीटा में बनेगी, इससे हम लोग टेन थीटा निकाल लेते हैं। अब माने टेन थीटा ऐसा कुछ बनेगा, 1 प्लस या फिर टेन थीटा माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माने ये दिया, तो ये इक्वेशन जो बनी क्वाड्रेटिक है टेन थीटा में। अब इसको सॉल्व करके हमारा टेन थीटा की दो वैल्यू आएंगी और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका भी यूज कहीं कहीं है, लेकिन इसका यूज सेकेंड वाली इक्वेशन का ज्यादातर है। खैर, अब हम अपने क्वेश्चन में लौट कर आते हैं। कभी भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दिया, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो आप समझना अंडर ग्रेविटी ये क्या नाम प्रोजेक्टाइल है। ठीक, अब हमको कहा गया सॉल्व करो, सारी चीजें निकालनी। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले इस इक्वेशन को इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन कब? जब इस जैसा फॉर्म बना लेंगे। जरा देखो, जो पहला टर्म लिखा है उसमें जो चीज कॉमन है ये,
इस टर्म में जो भी लिखा हो फर्स्ट टर्म में उसको बाहर ले लो तो बचा 1 माइनस एक एक्स चला गया बचा एक्स अपॉन 2। लो इस फॉर्म में बनाना, यानी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ ये लिखा हुआ ट्रेजेक्ट्री, इस फॉर्म में मैंने इसको बना दिया। अब जब ये बन गया तो सेकंड इक्वेशन लिख दो यार, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई 2, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ टेन थीटा है। जब एक्स में कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, इसका 1 से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल आ गया 1। 1 में वैल्यू होती 10 45, थीटा आ गया 45। एक आंसर तो आपका ये। दूसरा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब कंपेयर किया, यहां पर हमारा आर होता है रेंज, ये जो रेंज लिखा हुआ, खैर इन दो में कंपेयर किया। मैंने कहा आर के प्लेस पर क्या लिखा हुआ, तो मैंने कहा या तो आर इक्वल टू लिखा। लो भाई, दूसरा आंसर आपको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। फिर आपने कहा कि हम लोगों को आगे यू भी निकालना है, चलो तो आर का फॉर्मूला पड़ा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 45 अपॉन जी, ऐसा पढ़ लिया। तो साइन 2 45 टू जा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर यानी यू निकल कर आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी। अरे ये वैल्यू उठा के रख दो, u की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, r मतलब कितना 2, u दिया, g मतलब 10, तो u आ गया 20 यानी कि 4.3 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना ही निकल कर आएगा। u भी निकाल लिया हमने। अच्छा उसके बाद u आ गया, थीटा आ गया, तो फिर कोई भी वैल्यू आपसे पूछ दे तो आप निकाल लेंगे। माने टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। दूसरा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। माने एक इक्वेशन ये दिया, सारी चीजें पूछ ली, इसका जो भी पहला टर्म कॉमन ले लो, 1 बनाना मुझे इस इक्वेशन के फॉर्म में बनाना, ठीक। यहां पर कंपेयर कर लो, आर की जगह सीधा लिखा, मान लो यहाँ 2 ऊपर लिखा होता तो आप यहाँ लिखते 1 अपॉन 2, क्योंकि ये टर्म थर्ड में पहुंच जाता तो आर होता 1/2, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा, तो अपन ऐसा भी लिख देंगे आर, और ये सीधा सीधा देखने से ही, इक्वेशन को देख के ही पता चल जाता है। फिर मैंने कहा यू आर जब पता चल गया तो आर के फॉर्मूले में यू होता ही है, तो यहाँ वैल्यू रखी थीटा की, यू आ गया अंडर रूट जी आर, ये वैल्यू रख दी। लो भाई यू, अब इन्होंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, भैया यू निकाला 4.3 साइन 45 1/√2, थीटा जब 145 रखोगे जी 10 होता ही है, एच इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा यू रख दो, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आ जाए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है जी, इसलिए बेटा एच भी आ गई। ये सारी चीजें, माने इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी, सारी चीजें आप इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप अपना कोई भी। दूसरा हमको इक्वेशन ये दिया हुआ है, मान लो सपोज दैट द इक्वेशन y इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5x स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा r u t h, सारा कुछ हम लोगों को निकालना। वही मेथड है कि यहां जो पहला टर्म लिया इसको कॉमन ले लो, सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। चलो क्या होगा, y इज इक्वल अंडर रूट 3x, जब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 और यहां हो जाएगा x चला गया 8x, 5 जो ऊपर लिखा हुआ उसको हमेशा आप नीचे लेकर आए, क्योंकि दिस टर्म कहां पर पहुंच जाता थर्ड में, इसको ऊपर ले जाओ, बात वही है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ अंडर रूट 3 था नहीं, और ये कॉमन तो आप ले चुके हैं, तो अंडर रूट 3 जहां होता नहीं तो डिवाइड कर दिया करो, तो अंडर रूट ऑफ 3। लो भाई, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने कहा कि सर टेन थीटा इज इक्वल रूट 3, अब इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, x का कॉफिशिएंट टेन थीटा, यहाँ x का कॉफिशिएंट रूट 3, तो 10√3 की वैल्यू 1060। लो भाई थीटा आ गया 60 डिग्री। r के प्लेस पर आप कहते हैं अंडर रूट 3/5, देखो ये लिखा हुआ, जो भी r के प्लेस पर लिखा, दो वैल्यू आ गई, थीटा आ गया।
आर आ गया। अब आर के प्लेस पर हमको ये पता चल गया, लास्ट में हम लोग ये यू कैसे निकालेंगे। आर का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। आर आपको गिवन है, साइन टू थीटा उठा के रख दो, पिछले न्यूमेरिकल जैसा यू की वैल्यू आ गई। और जब यू और थीटा पता चलता है तो चाहे हाइट हो चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो, सारा कुछ हम लोग निकालें। ये तो हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म मिल जाए, इतना हमको ना करना पड़े और शॉर्ट मिल जाए। तो शॉर्ट के लिए अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिया तो आप एक ही लाइन में निकालेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा ए अपॉन बी। लो, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। दूसरा, हाइट निकालना हो तो ए स्क्वायर अपॉन 4b। अगर आपको ऐसा शॉर्ट लगता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको थीटा निकालना है, आर की वैल्यू आप इसको देख करके निकाल लेंगे। आपको ए अपॉन बी, माने इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाना चाहें तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, माइनस मत लेना, केवल ही एच की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 4b। एक एक लाइन में ये आंसर आ जाते हैं। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। जो भी इक्वेशन दी इसको देख करके हम लोग, अब हमने कहा थीटा कैसे निकालें। आप कह दो सर आर अपॉन एच वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू हमने पढ़ी 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। अरे साइन टू थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये तो हो गया आर। एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल, एक साइन से ये साइन कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन, ये तो आ गया 4। कॉस अपॉन साइन बना कॉट, कॉट थीटा। आर अपॉन एच इक्वल कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा इधर आएगा तो टेन थीटा बनेगा 4h अपॉन आर। लो, अगर कभी आपको आर निकालना हो इस टाइप की इक्वेशन से, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, एच भी निकल आएगा और थीटा आप डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा 4h अपॉन। ये रिलेशन होता है जो हमने पहले बेसिक जो पढ़ रखा उसी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको बना सकते हैं, 4h अपॉन आर। बताइए यहां तक क्या दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं आए और इसको मैंने उठा के वैल्यूज रखी। ये शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसको रब कर दो। दूसरा क्वेश्चन हमको ये दिया कि u इज इक्वल 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड, यानी इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया 3i कैप 4j कैप, बताओ भाई, सारी चीजें आपको निकालनी है, सारी चीजें। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नेट वेलोसिटी क्या, तो आप लिख सकते हो केवल इतना दिया है u इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये दो दिए तो फिर सारी चीजें आ जाती, टी एच और आर। लो, सारा कुछ इससे भी निकाला जा सकता है। कैसे, सॉल्यूशन लिखिए यहां पर। लो, मैंने कहा कि जो ये आई का कॉफिशिएंट है यही तो यू एक्स है, और जो ये जे का कॉफिशिएंट है यही तो वाई है, यू वाई। लो भाई, यू वाई यू एक्स पता चल गया। हमें टेन थीटा निकालना होता, टेन थीटा हमने पढ़ा होगा यू वाई अपॉन में यू एक्स, कई बार मैंने बताया, जे का कॉफिशिएंट अपॉन आई का कॉफिशिएंट। या यू कॉस थीटा लिख दो, यू साइन थीटा, इसमें से इसका डिवाइड कर दो, टेन थीटा बचेगा, ये 4/3 बनेगा। देखो भाई 4/3, 4/3 एक ट्रायंगल मैंने बनाया होगा, 3 के सामने 37 और 4 के सामने 53 और ये 5। ट्रायंगल में 3 4 5 काफी यूज है इसमें फिजिक्स में, तो ये याद रखना चाहिए आपको। अब 4/3 tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बना tan थीटा इज इक्वल tan 53, थीटा इज इक्वल 53। लो भाई, थीटा निकाल, केवल आपको ये दिया, आपने थीटा निकाल दिया।
उसके बाद आपको u निकालना है। ये u दिया हुआ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको u और थीटा पता हो तो आप t h r कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो का यूज होता है सारी चीजें फाइंड आउट करने में। अब आपको t निकालना, फॉर्मूला रखो, u और थीटा मालूम, उठा के रख दो। अब 1053 साइन 53 की वैल्यू वो सब यहां से आ जाएगी, साइन 53 4/5 और 37 सबकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर इस टाइप का दिया हो तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो उसने अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करके लिख दिया। मान लो उसने कहा पोजीशन वेक्टर 6ti प्लस 8t-10t² कैप, ये दिया क्वेश्चन उसने दिया। इफ द पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 6ti कैप, माने किसी टाइम t पर पोजीशन वेक्टर का मतलब ये मान लो ये है, ये r वेक्टर दिया, जहां पर हमको ये दे रखा है 6ti कैप, यानी कि i का कोफिशिएंट होता है x, अगर v होता तो ux लिखते, ये पोजीशन है तो x, और y की जगह हो जाएगा 8t-10t। x component coefficient of I is x and the coefficient of j is y। चलो भाई x y हमको पता है, अब ये ना देता डायरेक्ट ये लिख देता। चलो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर बे dt, ये बनेगा 6, t का तो 1 होता है, इसी को कह देते ux। लो भाई ux आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा y इसको लिखेंगे dy ओवर dt, 8t का तो 1 हो गया, इसका बना 20t। चलो भाई एक बार इसे क्या कहेंगे, uy ना कह के इसको कहेंगे uy डैश। क्यों कि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जब मैं इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो एट t इक्वल 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0। जब समय 0 होगा तब हमारा जो वेलोसिटी होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो होगा हमारा 8। This is the initial value of the velocity. This is the initial value of velocity, horizontal component and vertical component. ये बात समझ आना, इस चीज में ध्यान रखना, ये t टाइम के बाद वेलोसिटी, चूंकि t का फंक्शन है, टाइम जब 0, जब प्रोजेक्शन का टाइम था इनिशियल टाइम 0 टाइम पर, तो t की जगह 0 रखो, अब जो वैल्यू आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ux uy आ गया। tan थीटा हमें मालूम होता है uy ओवर ux, माने 8/6 माने 4/3, और हमने ट्रेंगल अभी बनाया था, 3 ये था, 4 ये था, 5 ये था, 3 4 के सामने 53 और ये 37। तो हमने कहा कि 4/3 की वैल्यू कितनी, tan थीटा हमने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा 53, तो यहां लिख सकते tan 53, थीटा आ गया 53 आंसर। जब भी आपको uy पता चल जाए, ux पता चल जाए, तो u तो मालूम है और थीटा की वैल्यू ये है, तो सारी चीजें आ जाएंगी। क्यों? कौन कौन सी? टाइम ऑफ लाइट 2uy अपॉन g, uy की जगह u साइन थीटा उठा के रख दो, uy कितना 8, 8 टू द 16 डिवाइडेड बाई 10, तो आ गया 1.6। लो आंसर आ गया 1.6 सेकेंड। अच्छा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप कहेंगे uy स्क्वायर अपॉन 2g, uy हमको मालूम है 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ अपॉन 2g मतलब 10, 64/2 यानी 2 3 2 2 अपॉन 10 मानी 3.2 मीटर लो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज निकालना 2ux uy अपॉन g, मैंने बताए हैं इस टाइप के भी फॉर्मूले एक्स और कंपोनेंट के टर्म। अरे ux रख दीजिए 6, uy रख दीजिए कितना 8 और डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ गया। माने कभी इस टाइप का भी अगर दिया हो तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब अगर कहता व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी,
या इनमें से इक्वेशन हमको निकालनी। चलो ये चीजें तो हमने 2-3 बार कर ली, हमको आ गई। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करें? अरे भाई, इसमें से टाइम निकालिए x/6 और y वाले में रख दीजिए। कोई भी ट्रेजेक्ट्री निकालना हो, टाइम को एलिमिनेट कर दो। t के प्लेस पर x/6 -10, t के प्लेस पर x/6 का होल स्क्वायर, तो y आ गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक तो ये 10/36, तो ये बनेगा 5/36 को 18 इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री एंड द मोशन अंडर ग्रेविटी बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अंडर ग्रेविटी पॉजिटिव होता तो अंडर ग्रेविटी नहीं होता। लो भाई, ट्रेजेक्ट्री भी आ गई इस इक्वेशन की। बोलो क्या दिक्कत है? टी टाइम 2 सेकंड के बाद एंगल बताइए, तो आप कहेंगे भैया tan थीटा डैश इक्वल यू वाई डैश अपॉन यू एक्स। यू वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 8 - 20t अपॉन यू एक्स, मतलब वो कितना था, जो भी था 6 था, 6 लिख दिया था। tan थीटा डैश आफ्टर टाइम टी, लो भाई ये टी मतलब 2 सेकंड के बाद, यहाँ कुछ रख दो, टी सेकंड मतलब 1/2 सेकंड के बाद, ये टी मतलब 0 सेकंड में, जो भी आपको कहे, टी इक्वल 0 तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक, समझ गए? ट्रेजेक्ट्री भी आ गई और किसी टाइम पर एंगल भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर ट्रेजेक्ट्री के आ जाएं तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको दिया हुआ है कि ट्रेजेक्ट्री में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर बने चले आ रहे तो हम लोग उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। मान लो उसने दिया x इक्वल टू टी, वाई इक्वल 3t²। क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? तो मैंने कहा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तो मिले हमको, जब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी उसे बता देंगे। तो यहां से t निकाल लो, x/2 बनेगा, इस वाले में रख दो 3t का मतलब क्या हुआ, x/2 का स्क्वायर। तो आप कहें y इज इक्वल 3/2 × 4। ये अंडर ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा, तो ये प्रोजेक्टाइल तो है लेकिन अंडर ग्रेविटी नहीं है। ये इक्वेशन का जो फॉर्म बनेगा वो प्रोजेक्टाइल ही बनेगा। तो अगर इस टाइप का दिया जाए, ट्रेजेक्ट्री पूछ दे, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री में आप टाइम को एलिमिनेट कर दो, चाहे 1D मोशन हो, चाहे 2D मोशन हो, चाहे 3D मोशन हो, सभी में आप इस टाइप की इक्वेशन निकाल। चलो भाई, ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब मान लो उसने ये कहा कि यहां पर एक गोल पोस्ट बना दिया, ये गोल पोस्ट बना हुआ, और एक लड़का, ये एच हाइट दिखा दी, एक लड़का ये बॉल को प्रोजेक्ट करता विद इनिशियल वेलोसिटी दिस एन एंगल, ये हमको मालूम। कह देता है क्या ये गोल पोस्ट में गोल हो जाएगी ये फुटबॉल, या फिर गोल पोस्ट में फुटबॉल गोल नहीं होगी। आप कहेंगे अब जो हम निकालते हैं तो वो हम किसी भी पाथ पर जो हाइट निकालते हैं उसे वाई कहते हैं। तो वाई के लिए हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं, टेन थीटा आपको दिया है, एक्स की वैल्यू ये आपको गिवन होगी। मान लो कुछ ए दिया, कुछ भी हो, ये गिवन होगी 4 3 2 6 जो भी हो। एक्स भी आपने रख दिया, ठीक, टेन थीटा भी रख दिया, यहां उठा के रखा, एक्स की वैल्यू रखी, टेन थीटा यानी जो भी थीटा। सॉल्व करने पर एच अगर मान लो 3 मीटर था और y अगर 3 मीटर से कम आ गया, मान लिया मैंने, अगर y कम आ गया माने जो मेरे द्वारा y एच से कम है, तो बॉल तो ऐसी ही कहीं जाकर के गिरेगी, यानी कि बॉल या फुटबॉल गोल कर जाएगी। ठीक, और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन एच आ गई, मान लो 3 मीटर मान लिया अगर है हाइट, तो अगर y की वैल्यू 4 आ गई, 3 पॉइंट समथिंग आ गई, तो ये बॉल ऊपर से निकल जाएगी। इसका मतलब गोल पोस्ट पर गोल नहीं होगी।
तो अगर y की वैल्यू ऐसे कम देन द फुटबॉल विल बी गोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ h, h से ज्यादा है तो गोल नहीं होगा। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं। अच्छा दूसरा, यहां उसने कह दिया y और इसको बोला x और प्रोजेक्टाइल मोशन ये। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पॉइंट दिए, कोऑर्डिनेट दिए हैं दो पॉइंट, एक तो यहां कोई है, ये दिया हुआ 1,2 और ये दिया हुआ इसी लेवल पे हमको 3,2। अब आप एक बात समझ गए, वाई कोऑर्डिनेट यहां भी 2 है, वाई कोऑर्डिनेट यहां भी 2 है, यानी ये हाइट 2 और ये हाइट 2 सेम है। तो सेम होती है तो इन पॉइंट पर वेलोसिटी सेम, डायरेक्शन अलग अलग, लीनियर मोमेंटम सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इसमें भी, काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी सेम लेवल पर, पोटेंशियल एनर्जी एच सेम है तो mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से ये दोनों सेम होंगे, लेकिन एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अच्छा, यहाँ वैल्यू डायरेक्शन वेलोसिटी की ये, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर वाला पॉजिटिव या एंटी क्लॉक वाला एंगल पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये चलेगा तो ये इधर चलेगा तो ये वाला नेगेटिव, चलो बट वैल्यू दोनों की सेम। खैर ये नहीं पूछा उसने, केवल ये दो कोऑर्डिनेट दिए इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर, ये एक्स और ये वाई, तो बाकी सारा कुछ आपसे पूछ दिया गया, सारा कुछ पूछ दिया मतलब थीटा बताइए, रेंज बताइए, और इनिशियल वेलोसिटी बताइए, हाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, केवल आपको ये इतना दिया और ये। अब आप समझ गए होंगे कि हमने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो सिमेट्रिक होता है, माने अगर ये हाइट इतनी है, ये हाइट इतनी है, तो ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। मैंने कहा ये कितनी है, इसको कहेंगे हम लोग कितना, 1, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, तो आपके सिमेट्रिक है सर, एच हाइट है तो ये भी 1 ही होगा। चलो एक बात तो ये। दूसरा, यहां से जब यहां गए टोटल डिस्टेंस 3 है, ये कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट कितना 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये बना 2। तो कभी कह देता है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ए बी के बीच का सेपरेशन बताइए तो आप कह देंगे 2। रेंज अब आपको कुछ करना ही नहीं है, रेंज की वैल्यू देखने से ही समझ में आ रही कितनी, 1 2 1 माने 1 2 1 माने 4 मीटर इज द रेंज। लो भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 मीटर आ गई रेंज। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, आपने कहा रेंज पता, यू पता है, एक चीज आपको यू पता है, वेलोसिटी नहीं मालूम, लेकिन वेलोसिटी आपको दी होगी, एक आध चीज आपको दी होगी ना, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, बस आर मालूम है, यू मालूम है, तो आप कहेंगे आर इज इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 10, साइन टू थीटा, अब तो थीटा है ही नहीं तो पहले तो आप थीटा निकालें। आज रेंज पता चला। अच्छा भाई, हटा दो इसको, रेंज अभी निकला, रेंज से हमको कुछ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टोटल टाइम जो लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कितना, रेंज हमको मालूम है 10, हमको ये मालूम है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ये कोई लड़का बताए, अपना अपना दिमाग चलाओ। और कल मैं वीडियो बना रहा था, मेरा वीडियो तो बेकार ही हो गया था, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। बोलो 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 बोलो। निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रेंज पता चली, केवल केवल रेंज पता चल गई, वाई कोऑर्डिनेट दिया, एक्स दिया, चलो y इज इक्वल एक्स टेन थीटा, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है,
मान लो इस पॉइंट की बात करता तो 1,2, 2 मतलब y, 1 मतलब x, tan थीटा, 1 - x मतलब 1, r मतलब 4। इसे सॉल्व किया मैंने। अच्छा, यहां से मुझे एंगल मिल जाए इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, चूंकि r तो मालूम है, तो मैंने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी, x और y। चाहे आप इस पॉइंट पर देखें तब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही होगा। इस पॉइंट पर देखा 1 और 2, x की जगह 1 रखना, y की जगह 2 रखना, रख दो जरा, तो ये बनेगा 2 इक्वल tan थीटा, ये बनेगा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल tan थीटा। तो थीटा इक्वल निकल कर आएगा tan इनवर्स 8/3। लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया tan थीटा, रेंज आ गई। अब रेंज में u पड़ा होगा तो आप कह देंगे r इक्वल u या 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। भाई साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, r मतलब 4, 2, u मुझे निकालना है। अब हमने कहा tan थीटा अगर ये लिखा हुआ है तो ट्रायंगल बना दो। tan थीटा पड़ा कितना, 8/3 हो गया, और यहाँ पर 8 8 64, 3 3 9, 64 में 9 अगर ऐड कर दिया तो कितना बनेगा, 73 अंडर रूट। चलो, यहाँ अगर थीटा वैल्यू हमको निकल कर आ गई, साइन थीटा की वैल्यू 8/√73, 73 का रूट अप्रोक्सीमेशन में कितना निकल कर आएगा, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, तो 8.3 या 8.2 कर लो, तो ये हमारा निकल कर आएगा 8.2 कर लिया मैंने। ठीक, अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 8/8 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 8.2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 3/8.2। लो भाई वैल्यू रख दो यहां पर, जी मतलब 10, सॉल्व करो। 4 दिया, 4 2 जा 8, इधर 1 बचा ना, 0 कर दो, और ये होगा 10 इंटू 8.2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू 3 इक्वल में u, और u हो गया स्क्वायर था। अरे कैलकुलेशन है, u स्क्वायर इक्वल दिस, इसे सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू रख दो, u आ गया, u आ गया, ये आ गया, तो एच और टी सब आ जाएगा। एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म 2g, साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा 8/8.2, और u की वैल्यू वो आप सॉल्व करेंगे निकल आएगी 2g। लो एच आ गया। इसी तरह टाइम 2u साइन थीटा फॉर्म, वैल्यू उठा उठा के रख दो, आंसर। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अरे अगर इसको इक्वेशन हम लोग इसमें वैल्यू रखते, जो इक्वेशन बना लेंगे ना, ये वैल्यू रख करके, तो भी आ जाएगा वही, आर इक्वल ए अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन 4b, शॉर्ट मेथड बता रखा था। कुल मिला के अगर इस टाइप के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। रेंज निकल आएगी। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए मुझे ध्यान आया कि मेरे पास ट्रेजेक्ट्री है, आर पता है हमको, आर पता है, एक्स मालूम है हमको, वाई मालूम है, कोऑर्डिनेट है तो वाई मालूम, एक्स वाई आर मालूम, टेन थीटा यहां से निकला है, बस थीटा निकल आया, आर तो यू निकल आएगा, और यू थीटा कभी भी पता हो तो सारी वैल्यूज निकल आती हैं। चलो देखते हैं आगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल इन ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। जो भी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है उसके वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी आ जाए ट्रेजेक्ट्री में तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आसान होते हैं। दूसरा, कभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए रख दो, बाकी यू दिया होगा यू रख दो, तो इक्वेशन बन जाए टेन थीटा में, और टेन थीटा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यू थीटा पता तो फिर आपको आर, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज वेंज सारी वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेजेक्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास होते हैं। अब हम मान लो कि कोऑर्डिनेट वगैरह अगर निकालना चाहें टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो भी हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोऑर्डिनेट वगैरह आ जाते हैं। जैसे y इज इक्वल दे रखा है √3x माइनस
7x², तो रेंज 1/7, देख रेख पता चल गया। एंगल थीटा इक्वल 60। कभी कहता हूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ हाईएस्ट पॉइंट। अरे कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स कितना चले, रेंज का हाफ r/2। हाइट कितनी, वाई एक्सिस पर कितना चले, हाइट के इक्वल। लो भाई इसके हाइट हाइट के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या प्रॉब्लम है। तो अब हमने प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड कई सारे, कभी कह देता है कि ये एंगल बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल बेटा कहलाता एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये कहलाता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पॉइंट होगा टी टाइम के बाद तो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते, कहीं पर भी हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में अंतर है। जिस पॉइंट पर होगा सीधी लाइन बनाओ ऑरिजिन से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टेन अल्फा एच, ये तो r/2 है। तो टेन अल्फा ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू उठा के रख दो यार, क्या होगा। एच का मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आर मतलब u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी से जी कैंसिल, u² से u² कैंसिल, और साइन से ये साइन कैंसिल। फर्स्ट फोर्थ माने साइन थीटा ऊपर बचा, 2 3 का मल्ट 2 2 जा 4 कॉस थीटा बचा। साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन थीटा, तो ये बनेगा, कहाँ चला गया, आर की वैल्यू रखी ये 2 और था भाई, इस 2 को और लिखना पड़ेगा, है ना। r/2, आर की वैल्यू रखी 2 तो भूल गए अपन। तो टेन अल्फा इज इक्वल बनकर आएगा कितना, 2 1/2 टेन थीटा। लो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स कितना होगा, 1/2 टेन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोई भी पॉइंट डैश प्रोजेक्टाइल चाहे यहां पर हो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये बनकर आएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको पता हो, नहीं तो हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। चलो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, यही न्यूमेरिकल है। कभी कभी वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वो उठा के रख दो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो गए, इसको रब करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल एट अ हाइट ऑफ स्मॉल एच। एच हाइट पर प्रोजेक्टाइल क्या होगा, एच हाइट से प्रोजेक्टाइल क्या होगा, मैक्सिमम रेंज बनाने के लिए क्या 45 एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे। चलो ये सारी चीजें हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में देख लेते हैं। इसमें हम 3 सिचुएशन बनाएंगे। एक तो एच स्मॉल एच, इस एच हाइट, टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, किसी भी चीज की हाइट से कोई पत्थर को फेंकना, इस पॉइंट से फेंकना, तो हॉरिजॉन्टल ये होगा। मान लो हमने हॉरिजॉन्टल से ये पत्थर फेंक दिया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, हॉरिजॉन्टल के अबव फेंका। अच्छा, अच्छा एक बात और बता दूं, ये भी पैराबोलिक है। अच्छा, इनफाइनाइट पर जाता है, और यहां पर भी आप, हमें जरूरत तो इतने फिगर की है, इतने फिगर की है, लेकिन पूरा अगर कंप्लीट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो एक तो आर ये भी हो सकता है, एक आर ये भी हो सकता है, ये अपने दिमाग में रखना। चलो एक पॉइंट ये है, एच हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। अच्छा, यहाँ यूएक्स होगा और यहाँ यूवाई होगा, ये हमें शुरू से बताया गया। प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पर यूएक्स की वैल्यू सेम है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये यूएक्स ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर एयर होता तो यू सेम नहीं होता, डिक्रीज करता जाता। खैर चलो आगे एयर वाला बताएंगे। अब हमने कहा जितनी चीजें पॉजिटिव, ऊपर साइड है पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे साइड जितनी भी चीजें, जितनी क्वांटिटी होगी उनको
माइनस लेंगे तो हमने कहा चलो y की जगह h लिख दो। ये ऑरिजिन है आपका, यहां से फेंका गया तो ये ऑरिजिन है। ऊपर y है तो आप कह दो पॉजिटिव यू वाई इंटू टी। h तो नीचे है तो आप कह दो माइनस ले लें, प्लस हाफ जी। ऊपर हम पॉजिटिव ले, जी तो नीचे है, माइनस ले लो इंटू टी। इस इक्वेशन से टाइम निकलता, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो h इसी में कर दो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी इक्वेशन हमारी ये बनेगी। मोशन इन 1D में भी किसी हाइट से ऊपर फेंके तो इक्वेशन ये, बट वहां u आएगा केवल, यू वाई होता नहीं है तो u, तो यहां पर हम लोग देंगे माइनस यू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो एक चीज तो ये, दूसरा ये x निकालना होता है कितनी डिस्टेंस पर पड़ा, टाइम इससे निकल आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, सॉल्व कर लो। अच्छा आप कहते सर और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल है। यहां से यहां तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा टाइम, यहां पर तो वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो एट द हाईएस्ट, तो टाइम ऑफ एसेंट यहां हम जानते थे, इसे लिख दो। अगर टी निकालना है तो T1 टाइम ऑफ एसेंट, और दूसरा टाइम ऑफ ये नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट ना नीचे तक आने में, तो ये हो गया T2। आपको देखना जिसमें सुविधा लगे। ऊपर जाने में तो हमने पढ़ा 2u साइन थीटा, तो आप कहेंगे सर यू वाई अपॉन जी, 2u होता है लेकिन आधा है इसमें तो आधा होगा ये, हाँ। और फिर ये वाला टाइम आप कहते वर्टिकल जीरो है, तो यहां पर टाइम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। h जो भी ये हाइट है प्लस ये h है, h, और यहां पर v v v v v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v फाइनल हमारा आएगा, और h प्लस एच बराबर हाफ यू वाई तो जीरो होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से टी निकल कर आएगा 2h प्लस एच अपॉन जी। एक टाइम तो ये हुआ 2h प्लस एच। आप चाहो तो ये भी तरीका लगा सकते हैं, ये एच प्लस ये एच, और ये एच निकालने फिर वही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगाना पड़ेगा, सेम लेवल के प्रोजेक्टाइल वाला। इससे भी निकाल लो, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको जो बेहतर समझ में आए। चलो टी निकाला, इस वाली इक्वेशन ये, अब हमने एक्स निकाला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम ईच एंड एवरी पॉइंट, तो एक्स इक्वल कितना बनेगा, टेन, एक्स इक्वल क्या बनेगा, यू एक्स इंटू में टी। लो भाई यू एक्स तो सेम रहता है, टी माने जो भी ये टाइम लगा टोटल ये। अच्छा जहां पर ये गिर रहा है वहां पर एंगल भी पूछा जाएगा, उसको थीटा डैश कर दो। हमने पढ़ा है कि शुरुआत में एंगल होता है टेन थीटा इज इक्वल यू वाई अपॉन यू एक्स, ये तो होता है। आफ्टर टाइम टी, तो आप कहते हैं सर ये भी तो पढ़ा हमने, टेन थीटा डैश इज इक्वल यू वाई डैश अपॉन यू एक्स, ये पढ़ा हमने तो। यू वाई डैश मतलब यू वाई माइनस जी टी अपॉन में यू एक्स। अब ये वैल्यू आपको यहाँ गिवन थीटा और यू दिया होगा, वैल्यू उठा दो, जो भी समय लगा यहां से पता चल गया, उठा के रख दो, तो यहाँ एंगल भी निकल आएगा। अच्छा इसी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ दे, तो आप कहते वेलोसिटी फाइनल, जो पी पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल यू एक्स आई कैप यू वाई डैश जे कैप। लो भाई फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी, यू वाई डैश तो नीचे है, तो आप चाहो तो माइनस कर दो, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, लो भाई वेलोसिटी आ गई। इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी, चलो ये भी आ गया। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी से रिलेटेड जो चीजें आती है, पी पॉइंट पर वेलोसिटी भी आ गई। चलो और यू वाई डैश हम लोग यहां से निकालते हैं, चलो भाई ये भी ठीक है। माइनस क्यों लिया, अरे भैया ये नीचे है, यहाँ ऊपर था, तो ये हमने चलो भाई नीचे ले लिया, फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इन्होंने क्या क्या, ये एंगल बराबर होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे, ये एंगल ये है,
फिर इसी लेवल पर आप आए, एंगल आपका फिर यही थीटा हुआ, लेकिन आगे फिर देखेंगे तो एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो दिस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा डैश, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा। एक सिचुएशन में तो ये सारी चीजें, एच हाइट से प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से अबव, तो ये अच्छा। दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, एच हाइट का हॉरिजॉन्टल ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी और ये गिरा। अच्छा भाई, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल थे, तो इस यू के दो कंपोनेंट, एक तो यू वाई और दूसरा यू एक्स। चलो भाई, यहां पर भी हम लोग टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम। तो आप कहेंगे सर एच इक्वल, नीचे वाला नेगेटिव यू वाई भी नीचे, ये भी नेगेटिव यू वाई इंटू टी, जी भी नेगेटिव, तो हाफ जी टी स्क्वायर। आप कह दो सारे में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी अगर हॉरिजॉन्टल के अब फेंकोगे सिर्फ ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, हॉरिजॉन्टल से बिलो फेंकोगे तो ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव, पूरी इक्वेशन। चलो इससे तो निकाल लिया टाइम, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कैसे निकालेंगे? अरे भाई यू एक्स इंटू टी, हर पॉइंट पर यू एक्स सेम होगा, हर एक पॉइंट पर यू एक्स कैसा होगा? सेम। चलो यू एक्स इंटू टी, एक्स आ गया। फिर एंगल कैसे निकालेंगे? लो भाई ये एंगल भी निकाल लो, थीटा डैश, तो टेन थीटा डैश यू वाई डैश अपॉन यू एक्स। सबको पता है कहीं पर भी एंगल निकालना हो, यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो एक चीज तो ये भी हो गई। वेलोसिटी आप कहते हैं भाई ये पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट पर वेलोसिटी वी पी वेक्टर यू एक्स वही रहता है, और यू वाई ये डाउनवर्ड है, तो अपन क्या कहेंगे यू वाई डैश वर्टिकल कंपोनेंट और जे। लो इससे यू वाई डैश क्या होगा? अरे भाई v इक्वल यू प्लस ए टी, कई बार पढ़े हैं ना, तो इस पॉइंट पर टी टाइम के बाद तो यू वाई डैश वर्टिकल इनिशियल यू वाई। अब हमने देखा यू वाई डैश भी नीचे, यू वाई भी नीचे, ये भी नीचे, तो सारा कुछ नीचे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जी भी नीचे, तो यानी ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो यू वाई डैश अगर निकालना हो तो सारे के सारे पॉजिटिव रख दो, उठा के वैल्यू रखो, वीपी आ, पी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गया, पी पॉइंट पर किस एंगल से पड़ा वो भी आ गया। अच्छा भाई, एक्स कितनी डिस्टेंस पर पड़ा ये भी आ गया। अच्छा, और थीटा यहां पर लिख दो, हमेशा ग्रेटर देन होगा थीटा से, यानी ये एंगल से ये एंगल हमेशा ज्यादा होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं, या फिर लैंडिंग पॉइंट पर एंगल ज्यादा होगा। चलो तीसरी सिचुएशन आती है, क्या होती है थर्ड सिचुएशन? हाइट वही, हॉरिजॉन्टल वही, लेकिन ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यू से फेंका गया, तो कोई थीटा ही नहीं है, यू से फेंका गया और ये यहां करके गिरेगा, ये आके गिरेगा। अच्छा, एक्स ये होगा, एंगल यहां ये बनाएगा थीटा डैश, या जो भी मान लो, थीटा ही मान लो। एच इक्वल यू वाई है नहीं, यू वाई तो जीरो है, तो ऊपर कंपोनेंट ही नहीं है, तो वो तो जीरो है। अच्छा, एच इज इक्वल जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माने यार ये टर्म टेबल इतना ही बचा, हाफ जी टी स्क्वायर। फिर बात आती है यार, ये तो मैंने ऐसा भी पढ़ा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल देन द टाइम, जो भी टाइम लगता है उसमें भी कोई पत्थर को अगर ये छोड़ देते हैं, जो टाइम ये लगेगा अगर इसी पत्थर को किसी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फेंकोगे, ये टाइम जो लगेगा दोनों टाइम सेम। यही तो फिजिक्स की सच्चाई है। अगर मैंने यहां पर छोड़ दिया, नीचे तक आने में टी टाइम लगा, अगर मैंने यहां फेंका तो ये भी टाइम सेम, चूंकि फॉर्मूला बता रहा हमारा 2h/g, ये यहां से टाइम निकाला। और रिलीज करोगे किसी चीज को तो वहां पर भी यही बनता है, रिलीज करते हैं एच हाइट से, तो आप कहते सर एच इक्वल यू, तो इनिशियल जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। चलो, तो टी इसका भी सेम आया, तो एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट होता है, कोई ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज कर दें या एच हाइट से इधर हम प्रोजेक्ट कर दें, दोनों ग्राउंड पर आने में सेम टाइम लेंगे। अच्छा भाई, यहां टाइम निकाला,
अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स इक्वल कितना बनकर आएगा, एक्स इक्वल, अरे भाई यू इंटू टी। अब यू एक्स क्यों नहीं लिया, अरे थीटा जीरो यू कॉस जीरो की वैल्यू 1 माने यू ही तो है, यू इंटू टी, हर एक जगह यू से। थीटा डैश ये, अब आप कह दो सर टेन थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा डैश मान लो, हम हमेशा वहां तो जीरो ही है, तो यू वाई डैश अपॉन यू एक्स। अब यू वाई डैश कैसे निकालेंगे, जीरो प्लस जी टी, खत्म, इनिशियल तो है ही नहीं यू, यू आपने पढ़ा है वी इक्वल यू प्लस ए टी, तो जी टी यहाँ पर, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव कर दिए, लो यू वाई डैश आ गया, वी निकालो पी पॉइंट पर लो, पी मान अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर, लो इस पॉइंट पर वैल्यू आ गई वेलोसिटी, या फिर हम लोग इस फॉर्म में लिख दो, वेक्टर फॉर्म में बात वही बनेगी, एक ही चीज है, वेलोसिटी आ गई, टेन थीटा आ गया। अच्छा भाई, अब तीनों को अलग अलग सिचुएशन न्यूमेरिकल अब कैसे भी पूछे जाएंगे आप सॉल्व कर लो। ये भी पैराबोलिक पाथ है, ये पाथ का अधूरा दिया हुआ है, ये कहीं यहां बन के ऐसा बनेगा, इसका आधा पोर्शन दिया आधा ये होगा, हमें जरूरत तो यहां तक की है, लेकिन पाथ तो हमारा पैराबोलिक है, प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी ही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, किसी पॉइंट पर हमको कोई कोऑर्डिनेट पूछना हो तो यहाँ एक्स निकाल दो, और ये वाई है, टोटल में से एक्स में से वाई घटा दो, लो ऑरिजिन ये है तो वाई यही बना रहने दो। ये तीन अलग अलग सिचुएशन है, इन्हें देखो, इन तीनों इक्वेशन को पहले गौर से देखो, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, चूंकि बेसिक यही है। अब न्यूमेरिकल आप कितने भी करते चले जाओ, देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। हो गया, चलो इन सिचुएशन को थोड़ा सा और समझते हैं, और न्यूमेरिकल अगर हम इसमें बनाए तो कैसे बनेंगे। अब इन तीनों सिचुएशन से दिया गया है कि इसे भी यू से प्रोजेक्ट किया, इसे भी यू से प्रोजेक्ट किया, और इसे भी, तीनों करेक्ट, ग्राउंड पर सबसे जल्द कौन आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम किसका होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले वाले में लगा टाइम मैंने T1 माना, दूसरी सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो T2 माना, एंड द थर्ड सिचुएशन टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड विल बी T3। अच्छा, मैंने कहा पहले वाले को देख के दोनों सेम हाइट से फेंक रहे हैं, तो यार पहले वाले को जब मैंने देखा तो सेम हाइट से फेंका, तो यू से थीटा एंगल, यू से ये भी थीटा एंगल, तो इन्होंने कहा जब ये और ये दोनों थीटा एंगल इनिशियल वेलोसिटी, पहले इन दोनों को देखना, ये भी थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से अबव यू से, ये भी थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बिलो यू से, तो इन्होंने कहा कि ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो कौन सा ज्यादा वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ये क्या बात है, इन दोनों सिचुएशन में कौन किस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड पर ज्यादा होगी, आप कह दें एच हाइट पर ये पार्टिकल है तो इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल इस पॉइंट पर है तो एम जी एच। अच्छा, और इस पॉइंट पर आप कह देंगे भाई इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक होगी हाफ एम जो भी हो वीपी या वीपी स्क्वायर जो भी हो, प्लस पोटेंशियल जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर दो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, जब ये नीचे आता तो पोटेंशियल कम होती जाती, लेकिन हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है,
अगर यहाँ 100 जूल एनर्जी टोटल है तो यहाँ पर भी 100 होगी। तो इसका मतलब 100 कब होगी, एच कम हो रहा है, ये चीज कम हो रही, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाली एनर्जी जब नीचे आएगी तो सारा का सारा पोटेंशियल वाली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। अच्छा, तो यहां पर हमने लिखा भाई वीपी हमें निकालना है, तो एम 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 तो कैंसिल, ये बनेगा यू स्क्वायर, दो को और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2GH, ये वीपी स्क्वायर, तो वीपी बराबर ये तो यार वीपी ये आ गया। अच्छा भाई, ये वीपी आ गया। इसकी देख ले, इस सिचुएशन में देखो जरा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम बिकॉज द प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम, इस पॉइंट पर यू है, यू स्क्वायर, एम जी एच इज द पोटेंशियल एनर्जी। चलो दोनों यहां पर आए, आप कह दो सर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, तो टोटल किसमें बदल गई, काइनेटिक में। एम 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 दोनों साइड कैंसिल, टू का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू कैंसिल, बचा यू स्क्वायर प्लस वीपी स्क्वायर का अरे ये तो दोनों सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्ट करने पर अगर सेम वेलोसिटी और सेम एंगल, चाहे हॉरिजॉन्टल से ऊपर फेंके चाहे हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंके, दोनों सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट विल बी सेम। अच्छा, तो आप कह दो सर तीसरा वाला क्या होगा, चलो थर्ड सिचुएशन में भी देख लें। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट रखनी होती है आपको, है ना। तो काइनेटिक कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच। लो भाई यहां पर देख लो, ये कितना होगा, इक्वल में इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो खत्म, हाफ एम वीपी स्क्वायर। सेम सिचुएशन एम कैंसिल, यू स्क्वायर वही आ रहा है यार, इसमें भी यू स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल वीपी, यानी कि तीनों सिचुएशन में चाहे थीटा से नीचे फेंको चाहे थीटा से ऊपर फेंको, तो वो तीनों सिचुएशन में क्या आ रही, वेलोसिटी एट पॉइंट विल बी सेम। तो वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर वेलोसिटी तीनों में सेम होती है। हालांकि यहाँ तो एंगल दिया नहीं इसलिए इसको हम काउंट ना करें, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल हम लोग देखेंगे, वहां तो एंगल जीरो दिया है थर्ड वाले में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से दोनों पॉइंट पर एनर्जी सेम। दूसरा पॉइंट, टाइम सबसे ज्यादा हवा में रहता कौन है, कितने टाइम तक, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा किसका, इन दोनों को देखकर तो यही लगता है ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, ऊपर जाके फिर नीचे इसका टाइम, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे तो ये नीचे गया तुरंत गिर गया, तुरंत ग्राउंड से टकरा गया, तो इसका मतलब ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट T2, माने T1 इज ग्रेटर देन T2। ये वाली तो बात सही है। दूसरा, यहां पर जो टाइम लगा, यहां जो टाइम लगा वो T3। अब ये T3 हम लोग किस वेलोसिटी से फेंका गया वो भी हमको नहीं मालूम होता है, लेकिन इस वाले का टाइम इससे तो ज्यादा होगा, इस वाले से तो ज्यादा होगा। कैसे, अरे यार ये तो हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंका, आया नीचे चला गया, तुरंत टकरा जाएगा। तो ये वाला थोड़ा हॉरिजॉन्टल फेंका तो ये थोड़ा हवा में रह के टकराएगा, तो इसका टाइम इससे ज्यादा होगा, लेकिन इसका टाइम सबसे ज्यादा, तो T1 इज ग्रेटर देन, लास्ट वाले को T3 मान लो, T3 इज ग्रेटर देन T2। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछ दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, उसके बाद फिर यहाँ होगा और सबसे कम यहाँ होगा। जब भी हॉरिजॉन्टल से नीचे प्रोजेक्ट करेंगे सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट वो आपको दिया होगा कोई वैल्यू, तो आप वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, सबसे कम निकल कर आएगा। चलो भाई, वेलोसिटी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे भाई ये भी बता दिया। अब मैंने मान लो इसे T1 माना, इसे T2 और इस वाले को T मान लिया,
क्या माना? टी। कह रहे इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है? अच्छा भाई, टी इसको T3 को कौन गया, इसे T2, T3 को मैंने टी माना, तो रिलेशन देखना मुझे है। हाँ देखते। इस वाले में H इक्वल हमने पढ़ रखा यू वाई इंटू T1 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक इक्वेशन। और इस वाले में H इज इक्वल यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि टू है तो T2 कर दो। और इस वाले में एच इक्वल तो जीरो था तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहा यार इन दोनों को सॉल्व करने के ये टर्म नेगेटिव ये टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों कैसे हट जाएं तो फिर आसान हो जाए। मैंने कहा यार यहां अगर T1 मिल जाए, यू वाई T1 T2, यहां क्या मिल जाए, T2 मिल जाए यू वाई, तब ये दोनों कैंसिल हो गए। तो मैंने कहा, क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई दोनों साइड T2 से, प्लस कर दो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई T1। अच्छा भाई करके देखो। H दोनों साइड T2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H T2, यहां दोनों साइड मल्टीप्लाई T1 से करोगे तो H T1। अरे LHS जोड़ेंगे तो भाई जोड़ दो इक्वल, समझना। अब RHS में T1 का मल्टीप्लाई किया माइनस यू वाई, T1 है T2 का करा था पहले वाले में ना, तो T1 T2 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर T2, T1 स्क्वायर T2 का मल्टीप्लाई। लेकिन आपका तो सर LHS तो जुड़ गया RHS में, ये तो RHS रह गया है, इसे भी जोड़ा प्लस। इसमें किसका मल्टीप्लाई करा था भाई, देखो T1 का, एच यू वाला तो हो गया, यू वाई T1 T2 हाफ जी T2 स्क्वायर T1। अच्छा भाई, ये टर्म कैंसिल, एच कॉमन लिया T2 या T1 प्लस T2 बचेगा, हाफ जी इसमें कॉमन है, इसमें भी T1 T2 भी कॉमन है, तो T1 T2 इधर बचा कितना, T1 इधर बचा कितना, T2 ये और ये कैंसिल, एच इज इक्वल निकल कर आ गया हाफ जी T1 T2। चलो एच इक्वल हमारा ये निकल कर आ गया, एच की वैल्यू अगर कहां से रख दे, फ्रॉम थर्ड, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल जी T1 T2, जी बाई टू कैंसिल, टी आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ, यानी थर्ड वाले का जो टी है इन दोनों के T1 T2 के अंडर रूट के इक्वल है, ये आ गया रिलेशन। थर्ड वाले में जो टाइम लग रहा है वो T1 T2 के अंडर रूट के इक्वल आ रहा लो। अब आपसे यदि इसमें अगर टाइम दिया 4 सेकेंड, इसमें टाइम दिया 5 सेकेंड, तो बताओ सेम वेलोसिटी से फेंकने पर कितना, तो आप कहेंगे 5 4 जा 20, अंडर रूट 20 आंसर हो एक लाइन का। समझ आ गई बात? नोट कर लेना अपना, पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई भी चैप्टर बेटा टफ नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, डिपेंड करता कि आपने वो टॉपिक रटा है या समझ लिया है। समझोगे तो आपको आसानी होगी। फिजिक्स नीट और आईआईटी में रटा जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ दूसरी सिचुएशन बना के मैंने ये फेंका था और यहाँ तीसरी सिचुएशन बना के मैंने ये फेंका था, रेंज किसमें ज्यादा होगी। मान लो ये x1 है, ये वाला x2 है और ये x। अच्छा भाई, सेम वेलोसिटी सेम एंगल से अगर फेंक रहे हैं तो एक बात तो ध्यान देने लायक है कि इस वाले से इसकी रेंज ज्यादा है, इसलिए इसने ऊपर फेंका, ऊपर जाके यहाँ कहीं गिरेगा आकर, और यहाँ सेम एंगल पर इसने फेंका, ये जल्दी गिर जाएगा। तो रेंज इसका x1 इज ग्रेटर देन तो x2 है,
ये तो देख रहे हैं, सही समझ में आया, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ही नहीं ले रहा हवा में उड़ते रहने का, ये तो तुरंत गिर जाएगा। अब आप कह दो यार ये और इधर फेंको कैसे गिरेगा, अरे बेटा एंगल देखो ना, इस एंगल तो इसका भी तो एंगल अगर उतना लोगे आप, मान लो 80 लिया तो ये भी 80, ये तो और जल्दी गिर जाएगा नीचे। इसलिए थीटा पर अगर दोनों को सेम वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया तो इसका रेंज इससे ज्यादा होगा। अब आ जाओ तीसरे वाले का। तीसरे वाले का डिपेंड करेगा कि यू कितना है, टाइम पर डिपेंड करेगा, तो वैसे मोस्टली तो तीसरा वाला इन दोनों से ज्यादा होगा मोस्टली, थर्ड वाली की रेंज ज्यादा होगी। अब ये हम एकदम नहीं कह सकते, कारण ये है कि इसमें और भी डेटा हमको दिया हो कि यू कैसे फेंका गया, कितनी हाइट से फेंका गया, यहाँ एंगल, अब इनके एंगल और इनके में या इनके और इनके में कंपेयर कर लो, उससे पता चलेगा आपका रेंज किसमें ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों में से इसका रेंज ज्यादा होगा। ठीक, कभी आपको यहाँ का एंगल दिया होता न्यूमेरिकल में, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तो आप करें टेन थीटा डैश इक्वल यू वाई डैश अपॉन यू एक्स, और भी वैल्यू आपको दी होती तो आप इससे भी डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू, बहुत से न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे कि 45 एंगल यहाँ दिया हुआ है, कितना, तो आपने कहा अगर 45 दिया होता तो 45 वन, तो यू वाई डैश इक्वल में यू एक्स यू वाई माइनस जी टी इक्वल में यू एक्स, माने इससे सॉल्व कर लेते या यू वाई डैश हमारा यू एक्स के बराबर आता, बस, और बाकी चीजें आगे सॉल्व करने पर आती, कुछ डेटा दिया होता है, एक आध दो न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं। चलो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें एक चीज और बता दे, अगर मैं एरोप्लेन से हूं, मान लो ये कोई एरोप्लेन से मैं हूं, ये जा रहा हूं एच हाइट पर एरोप्लेन, एरोप्लेन से जब कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होगा, क्या होगा, डिटैच होगा, तो हम देखेंगे कि भैया जैसे ही ये डिटैच हुआ तो जो वेलोसिटी एरोप्लेन की थी वही वेलोसिटी किसकी है, इस डिटैच हुए ऑब्जेक्ट, जैसे ही डिटैच हुआ, मैं बस पे जा रहा हूं, बस की वेलोसिटी 40 है, मैं अलग गिरूंगा तो मेरी वेलोसिटी भी तो 40 होगी, क्योंकि दोनों सेम जगह है ना, और डिटैच हुए तो एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉय विल बी सेम। तो यहाँ जो आदमी होगा वो देखेगा प्रोजेक्टाइल को, अपने पाथ को, इसको, जैसे मैं ट्रेन पर हूं, मैंने कोई बॉटल फेंका, पत्थर फेंका, मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, लेकिन अगर मैं एच हाइट पर नीचे खड़ा हूं तो मुझे, अब मेरे लिए तो ये हॉरिजॉन्टल इस पत्थर को वेलोसिटी मिला है, तो ये यहाँ आके गिरेगा, तो मेरे रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल होगा वो जो थर्ड वाला मैंने देखा। ये बात समझ आ गई। हाँ, इस टाइप की भी कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल एच हाइट पर हो गया, ट्रेजेक्ट्री हो गया, अब आ जाओ एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, एयर के रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे वाई एक्सिस, अब ये आपका जो पाथ बना होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा अगर एयर एग्जिस्ट करती है। अब ये पाथ जो मैंने दिखाया सिमेट्रिक, पहले क्या था, जैसा आप इधर बनाते थे वैसे ही आपका इधर बनता था, लेकिन यहां ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह में ऐसे ही होता है। अच्छा, ये पाथ बना, वाई एक्स एक्सिस ऑरिजिन, एच हाइट है, अगर एयर ना होती तो बात और होती, एयर है तो बात और है। खैर, जब एयर नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलेशन तो जीरो होता, लेकिन अगर एयर है, अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन, जैसे मैं हवा, अभी मैं स्पेस में हवा में हूं, मैं चल रहा हूँ, एयर मेरा नेग्लेजिबल फोर्स लगा रही मेरे मोशन का, लेकिन अगर मैं मीडियम पानी में चला जाऊं तो चलूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, पानी उतना पीछे तेज लगा, मैं जितना तेज चलूंगा वाटर भी उतना ही तेज फोर्स लगाएगा, माने फोर्स जो होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा, ऐसा होगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पर ये तो ये भी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी, जितना तेजी से जाएगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, अब वो स्लो हो जाएगा। ठीक, नीचे ये है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जब ये है, इसका मतलब जी तो इधर लगा, अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, यहाँ ये हो गई, यहाँ जीरो हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों ऐसा हुआ, पहले भी हो रहा था लेकिन अब तेजी से, क्यों, ऊपर जाएगा जी नीचे लगा, ऊपर जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे लगा, एयर वर्टिकल, चूंकि ऊपर जा रहा है तो नीचे एयर लगा रही है। अच्छा, ये होता किसके, वही v के प्रोपोर्शनल, फिलहाल छोड़ो, हमने ए माना। तो आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ये दो चीजें हमें निकालनी। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में लगा टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने में लगा टाइम, दोनों टाइम निकाल लो। कैसे निकालेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वाई एक्सिस ऐसा लिख दो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस, ऊपर है एक्सीलरेशन दो लगे हैं तो जी प्लस ए, टाइम ऑफ एसेंट लो, टाइम ऑफ एसेंट निकालना था तो आप कह देंगे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल यू वाई, इधर आया यू साइन थीटा, ये तो टाइम ऑफ एसेंट। चलो भाई, आधा टाइम ऊपर, फिर हमने कहा टाइम ऑफ डिसेंट, अब ये नीचे आएगा, बढ़ क्यों रही वेलोसिटी, अरे भाई जी भी खींच रहा है और ए जो है वो ऊपर लगेगा, हमेशा वेलोसिटी के ऊपर लगेगा, ए कहां लगेगा, ऊपर। अच्छा, जी ज्यादा तभी नीचे आ रहा है, ये बात टाइम ऑफ डिसेंट। एच अगर हम निकालना चाहें, पहले टाइम ऑफ एसेंट पता चल गया तो एच निकालना चाहें तो फाइनल वेलोसिटी क्या, जीरो, यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी प्लस ए टू जी एच, एच मतलब ये पढ़ा होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल जीरो में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एच हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस थ्री। पहले क्या था, जी था केवल, ए नहीं था, एयर का रेजिस्टेंस होगा तो हाइट कम हो जाएगी, आप लिख सकते हो हाइट एयर के होने पर लेस एयर ना होने पर, सॉरी, हाइट इज लेस देन, हाइट भी कम हो जाएगी, नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर उतना जा ही नहीं पाए, दो दो एक्सीलेशन नीचे खींच रहे, तो पहले आना इधर था लेकिन वो एयर के होने पर थोड़ा सा कम हाइट करेगा। अच्छा भाई, टाइम ऑफ एसेंट, अब टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से बेटा यहां आए, वर्टिकल वैल्यू कैसी है, जीरो, तो हमने पढ़ा एच इक्वल यू टी यानी जीरो, यू वाई इंटू टी, यू वाई तो जीरो है हाईएस्ट पर, हाफ जी टी स्क्वायर, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, जी मतलब जी माइनस ए इंटू टी, टाइम ऑफ डिसेंट, ये बना। क्यों मैंने जी माइनस ए लिया, अरे भाई नीचे आ रहे एयर ऊपर है, जी नीचे है, जब ऊपर जा रहे तो एयर नीचे, हमेशा मोशन के अपोजिट एयर का रेजिस्टेंस काम करेगा या फोर्स या एक्सीलेशन काम करेगा। टाइम ऑफ डिसेंट टू एच अपॉन जी माइनस ए, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू एच की वैल्यू ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी प्लस ए, ये तो जी माइनस ए लिखा ही है, टी स्क्वायर ये अंडर रूट, दो दो कैंसिल, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया यू स्क्वायर का यू साइन स्क्वायर का साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ये कर लो। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, याद रखो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में
ये वाला टाइम कम होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो टाइम ज्यादा, क्योंकि 2G लग रहे जल्दी रुक गया। ये इन दोनों इक्वेशन को देख के ही समझ में आता है कि ये वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा इस वैल्यू से। तो आप लिख सकते हो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखो, जब भी एयर एग्जिस्ट करेगी उस सिचुएशन में ऊपर जाने का टाइम कम होगा, ऊपर से नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। एक बार इसे नोट कर लो, पॉज कर लो। जल्दी क्या करो, पॉज करके नोट कर लो। टैप कर दो। अब हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना, यू। टाइम ऑफ डिसेंट वो लिखा हुआ है। लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, एयर नहीं होती, टाइम ऑफ फ्लाइट एयर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों में क्या अंतर होता है? सेम एंगल से प्रोजेक्ट किए जाते। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका एयर होने पर कम हो जाएगा। अरे एयर का रेजिस्टेंस लगा, जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो एयर होने पर एच, एयर होने पर लेस, टाइम विदाउट एयर, सॉरी हाइट विदाउट एयर। अच्छा, रेंज की बात देखने से समझ में आ रही, अगर हाइट है जल्दी रुक रहा तो रेंज भी कम हो रही है। और रेंज भी आप कह सकते हैं एयर होने पर, विदाउट एयर से जो रेंज होती वो कम ही आएगी अगर एयर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, तो रेंज निकाल भी लो चाहो तो, यहां से यहां तक रेंज लो भैया, निकालो। यू एक्स, आप कहेंगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने में ध्यान रखना, आधी डिस्टेंस ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना इतनी डिस्टेंस कवर करने। यूटी प्लस हाफ ए टी टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। अरे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस ये क्यों लगा दिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलेशन अब जीरो नहीं है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा, अगर यहां भी एक्सीलेशन दिया वहां भी दिया, दोनों में आप इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग लगाएं। अच्छा भाई, दूसरा, एक तो डिस्टेंस ही होगी, दूसरी ये यूटी, यहां से टाइम ऑफ डिसेंट पता है, एक्स निकालना है। यू एक्स जो भी हो, यू एक्स डैश, इस पॉइंट पर यू एक्स कम होगा ना, प्लस इंटू टाइम ऑफ डिसेंट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माने रेंज जो होगी कम होगी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज एयर जितना तेजी चलता है तो एक्सीलेशन भी वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट में ये इक्वेशन लगती है, अगर वो कह देता कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल, तब ये दोनों इक्वेशन लगा के रेंज निकालेंगे। और रेंज निकाल लेंगे, जो रेंज आएगी वो एयर की रेंज जो होगी उससे कम ही आएगी। माने सारी चीजें घट जाती जब एयर एग्जिस्ट करती है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट पता चल गया हमको। हाइट रियल में कम हो जाती है, एयर में एग्जिस्ट करती है। अब जो मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं, युद्ध में जो यूज करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, इसलिए उनका निशाना बिल्कुल सटीक जगह पर गिरता है, क्योंकि वहां तो एयर भी है। और प्रैक्टिकल कर बैठे वो कई बार, तो उन्हें मालूम होता है कितनी डिस्टेंस पर क्या एयर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल सब इसी चैप्टर पर बेस्ड हैं, जो इस चैप्टर का यूज है। चलो भाई, एयर का रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने देख लिया बेसिक।
कई सारे न्यूमेरिकल भी इसमें आते हैं, तो अब लोगों को पता चल जाता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, लेकिन एयर चल रही है हॉरिजॉन्टल, 10 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सीलेशन है। ग्राउंड पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ एक एक्सीलेशन ये लगा, एक ये लगा, तो पत्थर कैसा जाएगा, ऐसा और ऐसा गिरेगा जाकर के, जो मैं देखूंगा ग्राउंड पर। या चलती हुई गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है, ऊपर साइड जो है वो हमने कोई पत्थर फेंका, तो वो तो मैं अगर गाड़ी में हूं तो पत्थर ऐसा लग रहा है ऊपर गया आया, बट ग्राउंड पर जो खड़ा होगा उसको देखेगा, उसको तो एक वेलोसिटी ये मिली मेरे द्वारा, दूसरी गाड़ी की रिजल्टेंट उसको ये दिखाई देगा। अच्छा, मूविंग कार्ड वाला कह रहे हैं, हाँ। तो मूविंग कार्ड से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो ये वेलोसिटी दी है, एयर की वेलोसिटी दे रखी, तो आपको पता चल गया ऊपर एक्सीलेशन चल गया, और भी चीजें पूछी जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल हैं दो चार छह। अब इसमें लास्ट बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग कार्ड। कोई भी मूव करने वाली गाड़ी है उस पर प्रोजेक्टाइल हमें और देखना है। जैसे ये कोई गाड़ी है हमारे पास, v वेलोसिटी से जा रही है, एक्सीलेट भी कर सकती है। कोई बलून है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। खैर अभी हम बेसिक चल रहे हैं। एक लड़के ने कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u एंड थीटा एंगल। ये जो थीटा है मान लो 60 दिया, और ये 20 दे रखा मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, सबसे पहले वो कहेगा भाई ग्राउंड जो इस गाड़ी के अंदर है उसे एंगल दिखेगा 60 u वेलोसिटी। अच्छा, तो जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ लड़का उसको एंगल 60 नहीं दिखेगा। ग्राउंड वाले के लिए एक वेलोसिटी, भाई इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक तो ये हो गया uy और एक ये हो गया ux। अब आप कहेंगे सर ux इस बॉल का है इसके रेस्पेक्ट, लेकिन बाहर जो लड़का खड़ा उसे तो दिख रहा दो वेलोसिटी यहाँ, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा थोड़ी दिखेगा। तो लड़का जो बाहर खड़ा हमें पता होता है टेन थीटा जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये हम कई बार बता चुके हैं। हमने कहा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, अरे भाई u 20 sin 60, 20 sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो 10√3 आ गया। चलो भाई 10√3 ux। आप कहते सर ये तो इसकी ग्राउंड पर मैं खड़ा हूं तो उस बॉल को तो दो मिली, एक तो v और दूसरी ux, तो आप कहते ux + v, ये होगा एंगल। कहीं पर भी पूछ ले, यहां पर लिखो ux कितना निकलेगा 10 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो भाई 10 प्लस v की वैल्यू 10, तो कितना बना, v की वैल्यू 10 प्लस, अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू बन जाए तो आपको पता चल जाए भैया 10 3/2 1/√3, ये दिया हुआ है 10, ये 20, ये 20, ये भी कर दो, गाड़ी ये जा रही, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल में सिंप्लीफिकेशन होगा। 10√3/30, ये कैंसिल, तो बचा कितना 1/√3, क्योंकि ये 3 को लिख सकते दो बार √3, एक एक कैंसिल बचा ये। अब एंगल हमारा अच्छा सा बनकर आ गया 10 30, थीटा आ गया 30 डिग्री, यानी कि जो गाड़ी में उसको तो दिख रहा 60 से प्रोजेक्ट किया, तो जो लड़का बाहर रुका हुआ ग्राउंड पर उसको दिखेगा 30 से प्रोजेक्ट किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसे 30। अब वो कह देता ये जो गिरेगा यहां पर एंगल कितना बना के गिरेगा, लैंडिंग एंगल बताइए, तो आप 60 नहीं कहेंगे, इस वाले को 60 दिखेगा यहाँ, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा उसके लिए तो आपको 30 ही दिखेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये एंगल होगा कितना 30। अच्छा भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आधा हो गया यहाँ, तो वो डिपेंड करेगा यू बी से, ऐसा हर बार थोड़ी आधा होगा। दो बातें,
हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट में होता 2u/g। कोई फर्क नहीं पड़ा इस वेलोसिटी का, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, चाहे ग्राउंड पर हो चाहे ये हो, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। हाइट देख लो, u/2/2g। हाइट भी ये वाली कैसी, चाहे इस पर हो चाहे ग्राउंड पर खड़ा हो, दोनों की हाइट सेम। लिख देना सेम, चाहे ग्राउंड पर चाहे गाड़ी पर। लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट। अच्छा, रेंज की बात करें, रेंज ऑफ दैट 2ux, अरे हॉरिजॉन्टल तो दो वेलोसिटी है, तो ux+g इंटू u/g, हमने पढ़ा है 2ux u/ux की जगह दो हॉरिजॉन्टल जोड़ देंगे तो रेंज तो बढ़ जाएगी। तो आप कहते हैं रेंज इंक्रीज, रेंज इंक्रीज कर जाएगी। हाइट और टाइम में u वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, तो रेंज जब रुकी होगी गाड़ी तब, तो चल रही होगी तब, दोनों में अंतर होगा। जब चलती हुई गाड़ी है तो रेंज उसमें ज्यादा होगी, तो रुकी हुई गाड़ी है तो रेंज कम होगी। चलो भाई, ये तो मूविंग कार्ड वाली चीजें बड़ा अच्छी हैं। हम्म 20 साइंस 60 और ये सब, वो नोट करो आप लोग। जिसको दिक्कत हो वो कमेंट भी कर सकता है। 2u/, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदला हुआ दिखाई देता है ग्राउंड पर, रेंज भी बदल जाती है, वो रेंज ऐसे निकलेगी। अब आप देख लो, 10 टू 10 + 20, अरे भाई ये तो हुआ 10 और ये है 20। चलो u/y कितना है? 10√3, 10√3 डिवाइडेड बाई 10, सॉल्व कर लो यार, रेंज भी आ गया। कोई ऐसा नहीं, आसान है, एक बार जल्दी नोट कर लो। रब कर दो, आगे आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। हम्म अरे यही मूविंग कार्ट होता, प्रोजेक्ट ये करता, 20 से एंगल ये 60 होता, भी अभी भी वही 20। अब आप कहेंगे कि यार टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लिख दो, u/y की जगह u sin θ होता, शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख लेते हैं h। ये भी हमारा सेम, लेकिन रेंज बदल जाएगी, 2ux तो ये है, v उधर है, q/y सेम अपॉन g, तो आप कहेंगे रेंज विल डिक्रीजेज, रेंज विल डिक्रीजेज। रेंज रेंज क्या लिख देंगे यार, ऐसे लिख दो, रेंज विल डिक्रीज, बस ऐसे ही बना दो साइन। टी और आर कम का हो जाएगा, टी और एच पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर ये एक्सीलरेट होती, तो भाई एक्सीलेशन एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनते हैं, जब एक्सीलेट होगी तो टी सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी v=u+at, वो वेलोसिटी पता हो, उस पॉइंट पर फिर प्रोजेक्ट हुआ हो, फिर हम लोग रेंज अलग अलग निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी भी हम लोगों को पता हो जाती है। अब हमने कहा कि चलो भाई ये भी ठीक है, कभी इसको v वेलोसिटी से आगे पर जा रहा है, इसको ये v वेलोसिटी से आगे ना जाके, ये कोई बलून है, इस बलून को ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। तो यहाँ तो कोई पत्थर प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल, तो इस पॉइंट पर अब आप कहेंगे u/y तो ये होगा, लेकिन प्लस में v और इसका ऐड हो जाएगा, जो ये v से जा रहा है, ये ध्यान रखना। u/y हॉरिजॉन्टल सेम, हॉरिजॉन्टल माने यहाँ पर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बदल जाएगा, रेंज भी बदल जाएगी, सब कुछ, चूंकि u/y प्लस v अब यहाँ ऐड होगा, जैसे यहाँ v ऐड हो रहा था, तो बलून अलून के क्वेश्चन आते तो हम लोग u/y में v ऐड कर देते। चलो यहाँ तक तो हम लोगों को ठीक, मूविंग कार्ड वाले क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हमको कई सारे मिल जाते।
अब बात आती चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो हम लोग कह रहे थे कि ये चैप्टर किन और चैप्टर से रिलेट करता है। पहला तो मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन, उससे भी डिपेंड करता। कैसे? अगर इस प्रोजेक्टाइल में एक ऑब्जेक्ट ये गिरता और दूसरा ये, दो प्रोजेक्टाइल मैंने दिखाई, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट, अभी मैं ग्राउंड पर हूं तो मुझे एक प्रोजेक्टाइल ये दिख रहा है, दूसरा प्रोजेक्टाइल ये दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल यानी इस जहां पर ये रॉकेट पर ही बैठू, ये लॉन्च कर दिया, तो दूसरा रॉकेट ये, मैं अगर इसको देखूंगा तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। माने एक प्रोजेक्टाइल से देखने पर दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। बोलो कैसे होता है? मान लो ये y1 है, ये y2 है, तो y1 की इक्वेशन बनेगी यू वाई वन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस काय को माइनस, इसी तरह y2 इक्वल y2 लिखेंगे इसको यू वाई टू टी माइनस हाफ जी टी। अरे एक से दो इक्वेशन को हटाओगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा y2 माइनस वाई वन, और t कॉमन ले लो तो यू वाई टू माइनस यू वाई वन इंटू टी। टी में आप यहाँ पर x ले लो, x इक्वल हम लोग पढ़ ही चुके हैं भैया, x इक्वल होता क्या है, यू एक्स इंटू टी समथिंग इस तरीके से, टी इक्वल हम लोग पढ़ते हैं एक्स अपॉन ये, तो एक्स में ये बन जाएगी x12 भी कह सकते रिलेटिव। फिलहाल ये सिंगल पावर डेल्टा वाई या फिर ये सिंगल पावर दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। फिलहाल आप इस टाइप की इक्वेशन बने, उसको सॉल्व करने पर ये जी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल पर अगर मैं मूव करूं तो दूसरा प्रोजेक्टाइल देखूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। चलो भाई, चलो स्ट्रेट लाइन से एक चीज हमने ये रिप्रेजेंट कर दी। अच्छा, दूसरा वेक्टर। अरे कोई भी प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल ये बना दिया, इनिशियल वेलोसिटी ये दिखा दी u, अब ये पार्टिकल यार यहाँ आएगा तो टेंजेंट बना, कुछ एंगल बना v, ये है पार्टिकल, और यहाँ जाएगा तो कुछ एंगल बढ़ गया। एक ऐसी कंडीशन आएगी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v। क्या देता है, at what time the velocity of the particle becomes to the perpendicular to the initial velocity। इनिशियल तो ये है, और एक सिचुएशन ये आएगी कि v जो होगा वो इनिशियल के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है यार, u को अगर अपन लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, यू एक्स आई यू वाई जे, पी पॉइंट पर कभी भी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो तो आप कहते हैं सर u तो हमेशा हर जगह सेम होता है, यू एक्स वीपी क्या होता है पी पॉइंट पर u प्लस ए टी। ए टी का मतलब क्या होगा समझना, यू एक्स आई कैप, जैसे यहां पर यू एक्स आई कैप, वाई यू वाई डैश जे कैप, यू वाई डैश जे कैप। लो भाई यू भी पता चल गया। इसके अंदर टाइम है, यार कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर जब भी कभी 90 डिग्री पर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट हमेशा जीरो होगा। ए वेक्टर कहां गया u, वी वेक्टर क्या है वीपी, इनका डॉट जीरो, तभी तो जीरो 90 है, 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। यू का मतलब यू एक्स यू वाई डॉट यू एक्स यू वाई डैश, लो भाई इक्वल जीरो। आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ, आई डॉट आई डॉट जे जीरो, इसलिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, यू एक्स स्क्वायर, आई डॉट आई प्लस यू वाई का इसके साथ यू वाई डैश जे डॉट जे जीरो। ये वैल्यू वन, ये वैल्यू वन,
यू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू वाई यू साइन थीटा यू वाई डैश आप पढ़े होंगे यू वाई माइनस जी टी। क्या पढ़े? यू वाई माइनस जी टी होता ही है फाइनल v इक्वल यू प्लस डी आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट। हम तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल जीरो चल ही रहा है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल जीरो। ये टर्म में कॉमन क्या है? यू स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर वन माइनस वाला टर्म उधर ले जाओ यू साइन थीटा जी टी। यू से स्क्वायर कैंसिल तो यू अपॉन जी साइन थीटा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू बिकमिंग द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल। लो भाई, वेक्टर से भी रिलेट होते हैं, हो गए। ओ, ये तभी परपेंडिकुलर होगा जब ये एंगल 45 से ज्यादा होगा, 45 से कम होगा तो कभी नहीं बनेगा। ये 45 इसे मिलाओगे ये 45 तभी तो ये बना 90। अच्छा मान लो कि मैंने इसे 30 लिखा, 30, तो हमें मालूम होता जो ये एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा 30, और यहाँ पर तो उससे भाई 30 उससे कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा 30, तो 30 30 ये अगर हो जाएगा तो ऊपर वाला तो यार 120 लगभग बना। तो इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी देखना, अगर 45 से ज्यादा है तभी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी किसी टाइम पर, और अगर 45 से कम है तो कभी भी इनिशियल के परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये बात याद रखना। मैं कर दूं? चलो भाई, वेक्टर से भी हमने रिलेट कर लिया। अरे इसको ये कभी कह देता 90 नहीं, आफ्टर विच टाइम द एंगल बिकम्स 30 यू डॉट वी यू वी कॉस 30। तो वैसे लगा दो किस टाइम के बाद 30 एंगल होगा, तो अब जीरो ना लिख के ये लिख दो। किस टाइम के बाद 60 होगा तो यू डॉट वी इक्वल वी कैसे निकालते पता, यू कैसे निकालते वो भी मालूम, उठा के रख दो आंसर आ गया। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल में। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट करेगा। ये मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में बता रखा है। इस पॉइंट पर देखा सर्कल का पार्ट है, सर्कल बना तो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग निकालना सीखे थे, सर्कुलर मोशन का यूज किया था इस चैप्टर में। क्या भाई सेंटर ऑफ मास का यूज कर लो। अरे भाई लो, सेंटर ऑफ मास में कोई शेल है, फायर्ड होगा कैनन से और ये आकर के गिरा कहीं, ऊपर पहुंचा यहाँ पहुंचा कहीं पहुंचा, ये ब्लास्ट हो गया 3 पार्ट में 13 पार्ट में 13 कुछ भी कह दो कितने भी पार्ट में। ब्लास्ट होने से पहले पाथ ये, अगर ब्लास्ट ना होता तो पाथ ये था, ब्लास्ट हुआ तब भी पाथ उसका ये होगा। सेंटर ऑफ मास का पाथ जो होगा ब्लास्ट हो या ना हो उसका जैसा पहले होगा, अब चाहे 56 टुकड़ों में बढ़ जाए तब भी पाथ सेंटर ऑफ मास का सेम रहेगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल फोर्स। जो ये बम ब्लास्ट हो रहा है इंटरनल फोर्स की वजह से कई टुकड़ों में, सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रह रुका है, रुका हुआ फटा तो रुका हुआ वही है सेंटर ऑफ मास। अब बैलेंस ऐसा बनता है कि अगर 10 टुकड़े यहाँ तो 5 टुकड़े भारी भारी यहाँ, मतलब कुल मिला के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी। अब अगर ये प्रोजेक्टाइल में होगा तो आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल में भी अगर ना भी ब्लास्ट होता तो भी ऐसा पाथ, ब्लास्ट कई टुकड़ों में है इनके सेंटर ऑफ मास का पाथ अभी भी सेम होगा। अच्छा भाई, सेंटर ऑफ मास हो गया। रोटेशनल का अगर हम यूज करें, रोटेशनल मोशन, चलो भाई रोटेशनल का भी यूज कर लो। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कह रहे एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं बता दूं एम आर क्रॉस वी, रोटेशन चैप्टर में मिलेगा वेक्टर, या एड एम वी आर। ये कब लगता है? जब आर और वी के बीच का एंगल 90 हो,
क्रॉस खोलोगे ना साइन 90 की वैल्यू 1। कह रहे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तब कह रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। मैंने इसको ऐसे डॉटेड दिखा दी। लाइन ऑफ एक्शन कहलाई जाती वेलोसिटी की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे ये अगर एच है ना तो ये भी तो एच होगा, तो एल हो जाएगा। देखो 90 एंगल बन रहा है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर हमें पता चल गई एच। एल इक्वल बनेगा क्या, एम एच इंटू यू एक्स। अरे यार आर वी होता है, आर मतलब एच, वी मतलब यू एक्स। एम एच को हम लोग कहते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यू एक्स को कहते हैं यू कॉस थीटा। जो भी बने आपका लो एल आ गया। इस पॉइंट पर अगर है वेलोसिटी ये, अच्छा भाई ये थीटा एंगल होता तो थीटा होता ये भी है। वी अगर यहाँ पर यू है तो यू यहाँ पर भी होगा, तो यू का ये कंपोनेंट यू वाई। अब देखो यू वाई का लाइन ऑफ एक्शन ये आर, तो एल बनेगा क्या, एम आर परपेंडिकुलर, आर मतलब आर और यू वाई। लो भाई एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पार्टिकल रीच एट द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ओ, तब ये हो जाएगा। लो भाई एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर हम रिलेट करें, चलो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th वाले चैप्टर से रिलेट कर दो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब मान लो यहां मैंने कोई प्लस चार्ज लगाया, एक चार्ज माइनस प्लेट पर लगाया, प्लस माइनस से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला डाउन। क्या मिला, एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में होगा, हटा दो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेगेटिव होगा जहां फील्ड होगी उसके ऑपोजिट लगता है। खैर जहां फोर्स, अब कोई पार्टिकल को ये प्रोजेक्ट किया यू से एट एन एंगल ऑफ, ये जो पार्टिकल है वो क्यू प्लस चार्ज है, तो आप समझ गए प्लस है तो फोर्स नीचे लगेगा, एक्सीलेशन भी इसका नीचे होगा, जैसे ग्रेविटी नीचे होगा। अब आपसे कह दिया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी, जी का मतलब ए, यहाँ तो ग्रेविटी है नहीं, एक्सीलेशन है, तो भैया ये ग्रेविटी भी होती तो ए प्लस जी कर देते। ए होगा कितना, एफ इक्वल क्यू इंटू ई, तो एफ इक्वल एम इंटू ए पड़ा होगा, ए इक्वल होगा क्यू इंटू ई बाई। अरे भाई ये तो आ गया हमारा, ये उड़ा के रख दो टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा हाइट 2a, अच्छा रेंज 2u(x)(u)y अपॉन ए, बस जी के प्लेस पर ए, अगर जी भी हो ए भी हो तो फिर भैया जी प्लस ए, जी प्लस ए कर देना इलेक्ट्रोस्टेट में। बाकी इलेक्ट्रो में इसका और यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाएंगे इस तरीके से, एंगल निकालेंगे, वो जब 12th का चैप्टर आएगा तब। फिजिक्स याद रखो कभी भी टफ नहीं होगा, न्यूमेरिकल यही है, कॉन्सेप्ट यही है, इसको जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल इजी लगेंगे। न्यूमेरिकल इजी लगने का मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई सारे वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल देने का मतलब होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिजिक्स इजी लगेगी। बाकी अगला चैप्टर शुरू करेंगे बाद में, अभी आज तक के लिए इतना। ओके, जिसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे। ओके बाय बच्चों।